उद्देश्य कि देश की चेतना को इस विषय में झकझोरना और उसे उस स्थिति भी दिखाना जिससे होकर उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के समृद्ध एवं अमीर लोग इन बुरे दिनों से गुजरे थे। अतीत की समस्याओं से सीखें और इतिहास की सबसे बड़ी गलती के दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं उठाए जाए। प्रोफेसर ए.एन. वाली द्वारा। एक दूसरी पुस्तक है वॉकिज्म का मायाजाल, कुटुंब शक्ति संजीवनी, वरुण गुलाटी द्वारा। मूल रूप से कल्चरल मार्क्सिज्म के अंतर्गत परिवार, परंपरा और संस्कृति को तोड़ने का उपक्रम आज वोकिज्म के नाम से प्रचलित हो रहा है, किंतु अधिक सूक्ष्मता से देखने पर इसके पीछे भी बाजार का प्रयोजन और समर्थन दिखाई देगा। सामाजिक और मुख्य माध्यमों में विकृत विचारों को प्रतिष्ठा प्रदान करने में भी इन दोनों विपरीत और दशकों से संघर्षरत विचारधाराओं की लगभग समान भूमिका और सहभागिता है। अनुरोध है कि सभी इसे पढ़ें, मनन करें और आचरण में उतारें। अपने परिजनों, मित्रों सहित सभी को भी जागृत करें। वोकिज्म का एकमात्र उत्तर सत्य जागरण ही है। ये पुस्तक दोनों नीचे उपलब्ध है बिक्री के लिए। जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि संत शताब्दी वर्ष के निमित्त प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। अभी अधिकारी परिचय, उसके बाद संघ के विषय में 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का चयन किया जाएगा। मंच पर अतिथि आगमन एंटी प्रज्वलन, परिचय, अतिथि परिचय, कार्यक्रम की प्रस्तावना, आभार, व्यक्तिगत गीत के बाद मुख्य वक्ता का उद्बोधन रहेगा। उसके बाद अपनी जो प्रश्नोत्तरी जिज्ञासा रहेंगी वो पूछ सकते हैं और वंदे मातरम के बाद एक कार्यक्रम की समाप्ति रहेगी। अपने आज के इस प्रमुख जनगोष्ठी में परिचय है श्री सुनील कुलकर्णी जी। इधर बाईं ओर अपने अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख हैं, आप प्रचारक हैं, आपका केंद्र रायपुर है। श्री सतीश गोकुल पंडा जी, आप भी प्रचारक हैं और आप प्रांत में जनजाति कार्य प्रमुख का दायित्व के नाते निर्वहन करते हैं। श्री संजय दुबे जी, संजय भाई, आप प्रांत के संपर्क प्रमुख हैं, आप LIC में कार्यरत हैं। श्री संजय तिवारी जी पीछे की ओर हैं, आप प्रचारक हैं और प्रांत में प्रचार प्रमुख आपका दायित्व है, आपका केंद्र रायपुर है। श्री नीरज वर्मा जी, इधर बाईं ओर, आप प्रांत के सह प्रचार प्रमुख हैं और आप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी में कार्यपालन अभियंता है। श्री राजकुमार चंद्रा जी, अपने प्रांत के धर्म जागरण प्रमुख हैं, आपका केंद्र रायपुर में। श्री रोहित पाटीदार जी, विभाग प्रचारक रायपुर विभाग। श्री दिलीप केशरवानी जी, उधर बाईं ओर, अपने रायपुर विभाग अर्थात रायपुर महानगर, रायपुर ग्रामीण और बलौदा बाजार से 3 जिला रायपुर विभाग में आते हैं। इस विभाग के संपर्क प्रमुख श्री ललित चंद्राकर जी, आप पीछे की ओर हैं, आप अपने रायपुर विभाग के सामाजिक सद्भाव कार्य प्रमुख हैं। श्री राघव जोशी जी, अपने रायपुर विभाग के सह विभाग का दायित्व का निर्वहन करते हैं। राजकुमार जी यहाँ बाईं ओर है सभागृह के, अपने प्रांत के धर्म जागरण कार्य प्रमुख हैं, साथ में आप प्रचारक हैं, आपका केंद्र रायपुर है।
सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 1925 में नागपुर में असत्य पर सत्य के विजयोत्सव विजयदशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने 15 से 20 स्वयंसेवकों के साथ संघ की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नियमित शाखा नागपुर शहर के मोहिते बड़ा मैदान में 28 मई 1926 से लगभग आरंभ हुई। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। बचपन से ही आप राष्ट्र एवं समाज के बारे में चिंतन करते रहते थे। आपका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। 13 वर्ष की आयु में ही आपके माता पिता का देहांत हो गया था। विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर, यवतमाल और पूना के विभिन्न संस्थानों से पूर्ण की। लोकमान्य तिलक के राष्ट्रवाद का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। 1910 में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप कलकत्ता गए। 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ आपने अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में क्रांतिकारियों के साथ देश को स्वतंत्र कराने के प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाई। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में अपना योगदान दे रहे थे। मई 1921 में उन्हें कटोल और भारतवाड़ा में दिए गए आक्रामक भाषणों के लिए देशद्रोह का आरोप लगाकर अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उन्हें 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। डॉक्टर हेडगेवार देश में बढ़ते हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव से चिंतित थे। गांधी जी स्वयं हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे। प्रदेश में कई स्थानों पर वर्ष 1921 से 1923 के बीच दंगे भड़क उठे। इन दंगों में अधिकतर हिंदू ही शिकार बने। कांग्रेस इन घटनाओं पर पर्दा डालती रही। इन परिस्थितियों ने डॉक्टर हेडगेवार को प्रेरित किया कि वो कांग्रेस से अलग कोई विकल्प सोचें और 1925 में हिंदू समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार के देहांत के बाद सर संघचालक का दायित्व परम पूजनीय माधव सदाशिव गोलवलकर उपाध्याय गुरुजी ने संभाला। श्री गुरुजी ने संघ कार्य को गति देने का कार्य किया। भारत की आजादी के बाद भी संघ का काम खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लुटे पिटे हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवक निरंतर कार्य करते रहे। संघ की सर्वव्यापी स्वीकार्यता कुछ लोगों की आंखों में खटक रही थी। 1948 में गांधी जी की हत्या का मिथ्या आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में कोर्ट ने इस आरोप से संघ को मुक्त कर दिया और सरकार को संघ पर से प्रतिबंध हटाना पड़ा। डॉक्टर हेडगेवार की गौरवमयी यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने में द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय माधव सदाशिवराव गोलवलकर उपाध्याय श्री गुरुजी, तृतीय सरसंघचालक परम पूजनीय बाला साहब देवव्रत जी, चतुर्थ सरसंघचालक परम पूजनीय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाध्याय रज्जू भैया, पंचम सरसंघचालक परम पूजनीय के.एस. सुदर्शन जी और वर्तमान सरसंघचालक पूजनीय मोहन भागवत जी के नेतृत्व में संघ के स्वयंसेवक निरंतर सक्रिय हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक वट वृक्ष के समान है। अपने 100 वर्षों की यात्रा में संघ ने अनेक संगठनों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरणा दी है। आज भारतीय जनता पार्टी की देश में और कई राज्यों में सरकार है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्र सेविका समिति, विद्या भारती, संस्कार भारती, विश्व हिंदू परिषद आदि अनेकों संगठन हैं जो संघ से प्रेरणा लेकर विविध क्षेत्रों में समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मार्ग अनेक, लक्ष्य एक, सशक्त हिंदू समाज का निर्माण, विश्व गुरु बने हिंदुस्तान। इसी ध्येय के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा अनवरत जारी है। आज के
सभी कार्यक्रम के अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते आरोग्यं धनसम्पदा। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते अपने इस कार्यक्रम प्राध्यापक हैं और आपका निवास दीनदयाल नगर में, उनके ठीक बाजू में अपने श्री महेश बिरला जी अपने इस रायपुर महानगर के माननीय संघ चालक हैं और समता कॉलोनी में आपका निवास है, आपका स्वयं का व्यवसाय है। अपने इस कार्यक्रम में जिनका पाठ्य मार्गदर्शन सबको मिलने वाला है, ऐसे हम सभी के सुपरिचित श्री दीपक जी विस्तुति, आप अपने अखिल भारतीय सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख रूप में आपकी ओर दायित्व है। पूर्व में अपने इस छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रांत प्रचारक, मध्य क्षेत्र के प्रचारक, ऐसे दायित्वों का भी उन्होंने निर्वहन किया है और वर्तमान में अपने अखिल भारतीय बौद्धिक सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख रूप में आपका दायित्व है। आपका केंद्र भोपाल है। संघ द्वारा आयोजित आज के इस प्रमुख जन गोष्ठी कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। संघ कार्य 1925 से प्रारंभ होकर 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस शताब्दी वर्ष में करणी कार्य प्रमुख रूप से 7 कार्यक्रम देश भर में करने तय हुए थे। तो रायपुर महानगर में भी सर्वप्रथम विजयदशमी उत्सव, फिर व्यापक गृह संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलन, युवा संगम, 5वें कार्यक्रम के रूप में प्रमुख जन गोष्ठी आज महानगर में संपन्न होने जा रहा है। इस गोष्ठी के माध्यम से समाज में सकारात्मक विमर्श खड़ा हो एवं समाज की प्रमुख जनशक्ति स्थानीय स्तर पर होने वाले समाज के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बने। ऐसे सभी बंधु भगिनियों के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संवाद चलता रहे। सामाजिक परिवर्तन के प्रयोगों की गति बढ़ाने हेतु सभी समाज के बंधु भगिनी प्रयत्नशील हों, इस संबंध में आपस में संवाद होना अपेक्षित है। आज अपने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख जन गोष्ठी में आए सभी बंधुओं एवं मातृशक्ति का हम आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी बंधुओं का हम आभार व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए, इस भवन की व्यवस्था के लिए रियल इस्पात परिवार का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। अभी व्यक्तिगत गीत के बाद मुख्य वक्ता का उद्बोधन प्राप्त होगा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से? क्या कभी सरिता रुकी है
से वन पर्वतों से जो न रुकते मार्ग चलते, चीर कर सब संकटों को वर्ण करती कीर्ति उनका, छोड़ कर सब असुर दल को। ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। हम न रुकने को चले हैं, सूर्य के यदि पुत्र है तो हम न हटने को चले हैं। सरित की यदि प्रेरणा तो चरण अंगद ने रखा है, आ उसे कोई हटाए। दहकता ज्वाला मुखी उसे कोई बुझाए। मृत्यु की पीकर सुधा हम चल पड़ेंगे ले दुधारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। ज्ञान के विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे, त्रास के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। स्वप्न यह साकार करने संगठित हो हिंदू सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र विजयी हो हमारा। मंच पर आसीन अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संघचालक सम्माननीय डॉक्टर तोपलाल जी, अपने महानगर के माननीय संघचालक सम्माननीय महेश जी बिड़ला, इस सभागार में उपस्थित अपने संघ के अन्य वरिष्ठ श्रेष्ठ ऐसे पदाधिकारी बंधु, इस सभागार में उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति और उपस्थित संघ पर अनुराग रखने वाले ऐसे संघ के ऊपर अपना प्रेम रखने वाले सज्जन वृंद, अभी प्रस्तावना में हमारे बीच में ये बात आई होगी कि अपने संघ का और 100 वर्ष की पूर्णता हो चुकी है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और देश में यात्रा जो चली है, अपने विकास की यात्रा, उसके ये 100 वर्ष पूर्ण हो गए।
जैसे संघ की विकास की यात्रा चली है, ऐसे अपने देश की भी एक विकास की यात्रा स्वाधीनता के बाद वो भी चल पड़ी। और इसलिए अभी पीछे अपने 2-3 वर्ष पूर्व हमने अपने देश के स्वाधीनता के भी 75 वर्ष पूर्ण किए। और इस नाते सारे देश में अमृत महोत्सव इस प्रकार का भी एक कार्यक्रम सारे देश में सरकार ने, समाज ने, समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने, संगठनों ने इसको मनाने का एक प्रयत्न किया। संघ ने भी इस दिशा पर एक प्रयास किया कि अपने इस देश की स्वाधीनता के लिए, अपने देश के लिए हुतात्मा हुए, अपने देश के लिए बलिदान हुए, अपने देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले, अपनी योग्यता क्षमता को इस देश में समर्पित कर देने वाले ऐसे सब स्थान स्थान पर बहुत सारे लोग हैं। कुछ गिने चुने नाम हम जानते हैं, आने वाली पीढ़ी वो भी नाम नहीं जानती है। और इसलिए उन सब लोगों का अपने ऊपर एक प्रकार से ऋण है, जिन्होंने हमारे लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी और संतति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। उन्होंने अपना लाइफ मिशन बनाया। उन्होंने अपनी जो भी गुणवत्ता थी, जो भी क्षमता थी, जो भी उनकी पात्रता थी, वो सब छोड़कर वो देश समाज काम के लिए लग गए। और इसलिए सबने जो है वो नेशन फर्स्ट अपने जीवन में रखा। जो जैसा था उसने अपने आप का और सहभाग इस काम के लिए, जो अपना काम था वो छोड़ा। तो पूज्य महात्मा जी ने अपनी बैरिस्ट्री छोड़ी तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बहुत अच्छे गणित के विद्वान थे। वो चाहते तो एक गणित के बड़ा नामवंत इस प्रकार का नाम हो सकता था, परंतु उन्होंने अपना वो काम छोड़ा। विवेकानंद का अगर हम विचार करें तो विवेकानंद भी कुछ समय के लिए शिक्षक थे, उन्होंने भी अपना काम छोड़ा। कुल मिलाकर हम देखते हैं सबने उस समय की परिस्थिति के आधार पर देश में क्या करना है, इस नाते सबने काम करने का प्रयत्न किया। और इसलिए उस अमृत महोत्सव के काल में इस प्रकार के कुछ नामों को तो हम जानते हैं, पर बड़ी मात्रा में ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं। तो ऐसे सब नामों का स्मरण करना, उनको ढूंढना, उनको खोजना, कौन थे, कहाँ थे, क्या किया, कैसे लड़े, इस स्वाधीनता के संग्राम में कैसे अपना उन्होंने बलिदान दे दिया। ऐसे एक एक जिलों की लिस्टिंग की गई, एक 30-32 हजार नाम निकले जिनको लोग जानते नहीं। उन सबका स्मरण करना, उन सबको याद करना और उनको सबको प्रणामांजलि देने का काम, ऐसा भी हमने पीछे अमृत महोत्सव के काल में भी किया। और मैंने कहा ना कि स्वाधीनता के बाद अपने देश की भी एक विकास की यात्रा चली और देश आज इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। संघ की यात्रा थोड़ा स्वाधीनता के पहले से शुरू हो गई थी और इसलिए संघ की यात्रा भी चलते चलते आज इस पड़ाव पर आकर खड़ी हुई। संघ की यात्रा का जब हम आज इस प्रकार का दृश्य देखते हैं तो आज इस प्रकार संघ का स्वरूप दिखता है ऐसा तो नहीं था। और इसलिए संघ का काम भी जो प्रारंभ हुआ, ये काम आज इस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया। तो इस मुकाम पर आते आते संघ को खड़ा रहने के लिए संघ की 4-5 पीढ़ियां जो है, ये 4-5 पीढ़ियां इस काम के लिए बलिदान हो गई। 4-5 पीढ़ियों ने अपना जीवन इसी काम के लिए लगाया। एक एक पीढ़ी ने अपने अपने समय में अपना अपना रोल निभाया और वो पीढ़ी ने उस समय की परिस्थिति के आधार पर धीरे धीरे संघ में अपने काम को खड़ा करने का प्रयत्न। और इस नाते जब विचार करते हैं 1925 जब संघ प्रारंभ हुआ, संघ को प्रारंभ करने वाले, संघ गंगा को इस धरती पर लाने वाले जो भगीरथ थे, उनको हम सब डॉक्टर हेडगेवार के नाम से जानते हैं। उन्होंने संघ गंगा इस भारत की धराधाम पर अवतीर्ण की। जैसे करोड़ों करोड़ों भारत के समाज के, जनता के और कल्याण के लिए और राजा भगीरथ ने घोर तपस्या कर और स्वर्ग से गंगा इस भारत की धराधाम पर लाने का प्रयत्न किया। वो गंगा करोड़ों करोड़ों लोगों को और पुण्य प्रवाह में लेकर लोगों का पापों का प्रक्षालन करते हुए और समाज में एक हरित प्रभाव अपना फैलाने का काम कर रही है। ऐसे ही संघ गंगा को अवतीर्ण करने का काम करने वाले वो भागीरथ जो है, वो डॉक्टर हेडगेवार और उनके
साथ में जो लोग खड़े हुए हैं उन्होंने सारे देश में अपने काम को खड़ा करने का प्रयत्न किया और इसलिए पहली पीढ़ी जो है उसने अपने काम का बीजारोपण किया। जगह जगह जैसे किसान बीज डालने का काम करता है, ऐसे संघ की पहली पीढ़ी के लोगों ने एक बीजारोपण का काम अपना काम करने का प्रयत्न किया। दूसरी पीढ़ी जो है उसने अपने काम को एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप खड़ा करना, सारे देश में हमारा काम खड़ा होना चाहिए। इस नाते दूसरी पीढ़ी ने इस दिशा पर काम करने का प्रयत्न किया। तीसरी पीढ़ी जो है, तीसरी पीढ़ी ने जब अपने काम को करने का प्रयत्न किया, वो तीसरी पीढ़ी ने अपने काम को एक समाज व्यापी करने का प्रयास किया। जाति, बिरादरी, मत, पंथ, संप्रदाय सब लोगों के बीच में जाना चाहिए। संघ का काम सब प्रकार के लोगों में जाना चाहिए। और इसलिए एक धारणा जो थी कि संघ का काम ये मराठियों का काम है, संघ का काम ये महाराष्ट्र से चला है, मराठियों का काम यही लोग करते हैं, इस धारणा को बदलते बदलते संघ का काम सारे समाज का काम है। इसलिए हर प्रकार का सेक्टर, जाति, बिरादरी बारीक से बारीक करने का विचार करना चाहिए। ये हमारे बीच में कौन से लोग काम करने वाले नहीं, तो ऐसे सब लोगों के बीच में सारे सेक्टर्स जो है उसमें हमने काम करने का एक प्रयास किया और उसके कारण एक समाज व्यापी हमारे काम की धारणा। तो समाज का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वे समाज में जो है नगरों में रहने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, नगरों में भी रहने वाला है, तो कुछ अपर क्लास कहलाने वाले लोग हैं, उनके बीच में काम करना। फिर जो है हाथ का काम करने वाले लोग हैं, वो नाई है, धोबी है, मोची है, प्लम्बर है, वो रंगाई पुताई करने वाला है, कारपेंटर है, ऐसे जो हाथ का काम करने वाले, इनके बीच काम एक एक सेक्टर का विचार करते हुए हमने समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक काम करने का तंत्र खड़ा किया। वहां अपने संपर्क संबंध करने का एक प्रयास किया। एक समाज में एक व्यापक हमारी समाज व्यापी रचना में अपने संघ के लोग जाना चाहिए, इसका एक प्रयास किया। चौथी पीढ़ी ने जो काम की, वो चौथी पीढ़ी ने समाज में संघ की एक स्वीकार्यता बनी। चौथी पीढ़ी ने अपने काम में समाज में एक स्वीकार्यता बनी, एक समाज में अनुकूलता का वातावरण खड़ा हो गया। आज एक रिस्पॉन्स संघ के नाम पर लोग जब आतुर हैं, जुड़ने के लिए तैयार हैं, इस प्रकार का एक समाज में एक वातावरण खड़ा करने का प्रयत्न किया है। जो पांचवी पीढ़ी आज काम कर रही है, अपनी इस यात्रा को यशस्वी, सफल और सार्थक कर। ऐसे 5 स्टेज में चलते चलते आज हम इस मुकाम पर आए। ये आते आते भी जब हम विचार करते हैं तो संघ जब प्रारंभ हुआ तो इस यात्रा के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारी इस यात्रा का प्रारंभ जो है वो उपेक्षा से हुआ। जब काम शुरू हुआ तो लोग हंसते थे। डॉक्टर हेडगेवार तो उस समय, जिसको आज एमबीबीएस करते हैं, ऐसी कलकत्ता से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आए, लोग हंसते थे, ये क्या कर रहे हो? कहा हिंदू समाज का संगठन कर रहा हूं। तो लोग हंसते थे कि ये 4 बच्चों को लेकर, ये 10-12 बच्चों को लेकर हिंदू समाज का संगठन होगा क्या? तो हर काम इसी प्रकार की परिस्थितियों से निकलता है। तो एक उपहास का वातावरण, लोग हंसी उड़ाते थे, लोग खिल्ली उड़ाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग कहते थे ज्यादा पढ़कर आ गया, इसका दिमाग शायद सरक गया है, ये ज्यादा पढ़कर आ गया है, ऐसी भी चर्चाएं होती थी। परंतु डॉक्टर जी ने अपने काम को जो है बराबर करने का प्रयास करते रहे और इसलिए वो काम जो है उपेक्षा, उसके बाद उपहास, और उपहास के बाद जब भी काम बढ़ता रहा, जब बढ़ने लगा तो फिर विरोध का वातावरण शुरू हो। थोड़े समय में ही विरोध का वातावरण शुरू हो और इसलिए संघ के प्रारंभ होने के 3 वर्षों से के बाद ही जो है सबसे पहले वास्तव में प्रतिबंध का जब हम विचार करते हैं तो स्वाधीनता के पहले भी अंग्रेजों ने सबसे पहले, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ये अत्यंत जो है खतरनाक काम है। ये हमारे हमारे शासन को उखाड़ने की दिशा में लगने वाला काम है और इस नाते उन्होंने अपने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाने का पहला प्रयास इंटरनल जो किया कि सरकारी कर्मचारी संघ के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, ये एक प्रयास। दूसरा प्रयास उन्होंने संघ के ड्रेस कोड को लेकर कर दिया कि ये संघ में मिलिट्री ट्रेनिंग जैसा चलता है, ऐसा संघ को एक कसने का, दबाव बनाने का, ये धीरे धीरे काम बढ़ने लगा तो संघ को जो है वो उसको दबाने का, उसको दमन करने का, ये भी काम करने का एक प्रयास हुआ और एक बड़ा विरोध जो है वो भी संघ के भाग्य में। कहते हैं ना कि सोने को जितना तपाया जावे वो उतना निखर कर आता है। शायद नियति भाग्य संघ का परीक्षा ले रही थी और इसलिए घनघोर कठोर इस प्रकार के स्वाधीनता के बाद भी शायद दुनिया में कोई ऐसा संगठन होगा जो अपने देश के लिए काम करने वाला संगठन है, उसको वहां का शासन, प्रशासन और एक समय तो समाज ने भी तिरस्कार करने का एक बड़ा प्रयत्न जो है। पर संघ के स्वयंसेवक बड़ी निष्ठा भाव के साथ, लगन के साथ, ये समाज हमारा आराध्य है,
ये हमारा समाज का काम, ये भगवान का काम है। इस भाव को लेकर संघ ने चलना पड़ा। क्यों शुरू हुआ संघ का काम, थोड़ा उसके भी पृष्ठभूमि पर हम जाएंगे तो कुल मिलाकर देश का परिदृश्य कैसा था। देश का परिदृश्य ऐसा था कि अपने देश में लगातार होते हुए आघात प्रतिघातों के कारण देश का समाज जो है वो एक प्रकार का चेतना शून्य समाज हो, एक आत्मविस्मृत इस प्रकार का समाज हो। एक लंबी आघात प्रतिघात आक्रमणों के कारण अपना समाज जो है ये एक अलग प्रकार की मुद्रा में है। एक वैभवशाली, एक समर्थशाली, एक दिग्विजयी इस प्रकार का श्रेष्ठ समाज हमारा हुआ करता था, जिसका वर्णन हम सब सुनते हैं। ऐसा समाज जो है इसके ऊपर गिद्ध दृष्टि लेकर विदेशियों ने आक्रमण करने शुरू किए। अंग्रेज तो हमारे 7वें 8वें आक्रमण करता थे। अंग्रेजों के आने के पहले भी अपने देश पर लगातार आक्रमण हुए। वो शक आए, वो कुहूण आए, वो कुषाण आए, ये सबने अपने देश पर आक्रमण। ऐसे अरब आए, तुर्क आए, पठान आए, मुगल आए, इन्होंने भी आक्रमण किया। और ब्रिटिशर्स तो हमारे आखिरी में थे। ब्रिटिशर्स के पहले भी अपने यहाँ पर आक्रमण करने वाले वो फ्रेंच थे, वो फ्रांसीसी थे, वो पुर्तगीज थे, ये सब डच थे, इन्होंने भी हमारे ऊपर आक्रमण। लड़ने वाला समाज कौन सा था? तो लड़ने वाला अपने देश में रहने वाला अपना हिंदू समाज था। लड़ते लड़ते उसकी स्थिति क्या हो गई? लड़ते लड़ते अपने समाज जो है, लड़ते लड़ते जब आदमी थक जाता है तो एक डिफेंसिव लड़ाई लड़ता है। अपना समाज 8 आक्रमणों से लड़ते लड़ते और एक डिफेंसिव लड़ाई में आया और एक जो है वो बैकफुट पर आया। मार खाते खाते अपने समाज का मानसिकता भी एक गुलामी की मानसिकता हो, एक डरने वाला, एक दब्बू, एक डरपोक, एक कायर। एक मुगल पठान घुस जाता था गांव में तो गांव में घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। जिस चाहे जिस बेटी को उठाकर ले जाना, जिसको चाहे उठाकर ले जाना, ये दृश्य खड़ा था। अपने बड़े बड़े राजा महाराजाओं की स्थिति क्या थी ये भी हमारे ध्यान में। शौर्य पराक्रम करने वाले ये सब जो हैं और मुगलों के दरबार में हाजिरी बजाने का काम करते। नाम लेना ठीक नहीं लगता है, परंतु आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार का दृश्य था। तो वो देश में 5 प्रकार की मुगल सल्तनतें थी। उनके सारे सिपटे सलाहर जो थे, कोई 5 हजारी बनकर काम कर रहा था, कोई वहां सेनापति बनकर काम कर रहा था, कोई कुछ बनकर काम कर रहा था। और इतना उनके प्रति वफादारी के साथ काम कर रहे थे। वातावरण ऐसा था कि हम अगर याद करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी और छत्रपति शिवाजी महाराज के और मतलब माँ के, उनके मतलब नाना जी, इनका अगर हम विचार करते हैं तो ये दोनों अलग अलग मुगल सल्तनतों में सेवा कर रहे थे। और ये दोनों जो है आपस में लड़ पड़े। लखुजी यादव और शाहजी राजे भोसले जो हैं ये आपस में युद्ध कर लिए। किसके लिए? कि हमारी मुगल सल्तनत जो है ये बनी रहे। इस प्रकार का समाज का दृश्य। हिंदू या राजा नहीं बन सकता, इस प्रकार का मनोभाव आ गया। हिंदू काहे के लिए? हिंदू मार खाने के लिए और पिटने के लिए। और इसलिए अगर आप स्मरण करें कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होने की तैयारी हुई, शिवाजी ने संघर्ष कर जब किले जीतने शुरू किए, हिंदुत्व की प्रतिष्ठापना का वातावरण बनाया, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होना तो वो केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, तो वो अपने हिंदुत्व की प्रतिष्ठापना का एक बहुत बड़ा इस प्रकार का मील का पत्थर वो वहां पर रखा गया। परंतु ध्यान में आता है कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए लोग तैयार नहीं। लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए कि इनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। क्यों? हिंदू तो राजा बन ही सकता है। राजा कौन बनेगा? तो जो मुगल पठान रहेगा वही राजा बन सकता है, क्योंकि हिंदू राजा बनते हुए सैकड़ों सालों से किसी ने देखा नहीं। तब जाकर शिवाजी का राज्याभिषेक करने के लिए वो काशी के गागा भट्ट जो है वो बाहर से बुलाए गए। उन्होंने रातों रात ग्रंथ लिखा, तब जाकर शिवाजी का राज्याभिषेक हो सका। समाज का जो एलीट क्लास कहलाता है, ऐसे अपने एलीट क्लास की स्थिति लोगों ने बोलना शुरू किया कि जो दिल्ली में बैठा वही हमारा भगवान है। वसली कहना शुरू किया, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा। यह दृश्य खड़ा हो गया। यह मुगलों के काल का दृश्य है। अंग्रेजों ने आकर अपने देश की प्रज्ञा को भी समाप्त करने का काम किया और इसलिए कुल मिलाकर ये 500-700 साल जो है लगातार संघर्ष करता हुआ अपना समाज ये थक कर चूर हो गया। ये विभिन्न प्रकार की रूढ़ी कुरीति परंपराओं और एक बैकफुट पर चलने का इसका स्वभाव आ गया। ऐसा ये हमारा समाज वो भूल गया कि मैं कौन। अपना व्यक्तिगत चरित्र तो हमने संभाल के रखा, परंतु हमारा जो है एक राष्ट्रीय चरित्र भी होता है, इसके बारे में अपना समाज भूल बैठा। तो 2 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं अपने हिंदुस्तान
उसका व्यक्तिगत चरित्र जो है, पर्सनल कैरेक्टर, वो बहुत अच्छा रहता है, परंतु नेशनल कैरेक्टर के बारे में विचार करें तो नेशनल कैरेक्टर जो है, इसके बारे में हमारी जो है जरा कमजोरी बात ध्यान में आती है। और ऐसे अनेक उदाहरण हमारे ध्यान में आते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र जो है वो कम हो गया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़कर औरंगजेब के दरबार में ले जाने का काम करने वाला कौन था? तो वो सिद्दी जौहर ने भी मार खाई है, वो अफजल खान के भी पेट की हथौड़ियां निकालकर फाड़कर मार डाला गया है, पर लेकर कौन गया? तो वो महान शंकर का भक्त, शिव भक्त जो है, वो मिर्जा राजा जयसिंह लेकर गया। वो मिर्जा राजा जयसिंह जो है संभाजी राजा को पहले लेके गए और बाद में शिवाजी को भी जाना पड़ा। आप कल्पना करो, थोड़ी भी चूक हो जाती तो, थोड़ी भी चूक हो जाती और शिवाजी की गर्दन वहां काट भी जाती तो क्या होता दृश्य, आज इतिहास क्या होता। तो एक महान शिव भक्त जो है वो पकड़कर किसको ले गए? जो हिंदुत्व की प्रतिष्ठापना के काम में लगे, जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का मनोभाव लेकर काम करने वाले ऐसे क्रांतिकारियों के साथ क्या हुआ? डॉक्टर हेडगेवार ने क्रांतिकारी दल में भी बहुत गहराई से जुड़कर काम किया। वो कलकत्ता में पढ़ने के लिए गए थे, केवल मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं गए। वो तो नागपुर में पैदा हुए, मराठी भाषी थे, हिंदी भी जिनको आती नहीं थी, वो बंगाल में जाकर क्यों पढ़ने के लिए गए? उनको बहुत पढ़ाई का शौक होता तो वो नागपुर में पढ़ते, बहुत और जाकर बड़े शहर में पढ़ने का शौक होता तो वो शायद बॉम्बे जाकर पढ़ते। नागपुर और बॉम्बे एजुकेशन के बड़े हब हुआ करते थे, बड़े रेपुटेटेड प्लेस हुआ करते थे, परंतु कलकत्ता क्यों गए? कलकत्ता इसलिए गए कि क्रांतिकारियों की गतिविधि का एक बहुत बड़ा सेंटर ये कलकत्ता था, और इसलिए वो वहां जाकर कलकत्ता इसलिए गए कि क्रांति का कार्य केवल कलकत्ता में करने से काम नहीं चलेगा, देश स्वाधीन करना है तो सारे देश में ये काम खड़ा होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में भी काम करना चाहिए। और इसलिए वो वहां जाते ही क्रांतिकारियों की संस्था अनुशीलन समिति के संपर्क में आते, वहां सदस्य बनते और काम करते करते वो इतना विश्वास प्राप्त करते हैं कि क्रांतिकारियों की संस्था के वो कोर सदस्य जो हैं वो कोर सदस्य बनते हैं, कोर ग्रुप में आते हैं। उनका एक कोड नेम भी जो है वो वहां उनको दिया जाता है, वो कोकेन नाम से वहां पर काम करते हैं। पर क्रांति कार्य करते करते भी उनके ध्यान में आया कि क्रांति कार्य के लिए करने वाले जो नौजवान हैं, जो अपने हाथों पर अपने प्राणों को लेकर अपने समाज के लिए काम करने के लिए निकल पड़े, ऐसे लोगों के साथ अपना समाज क्या काम कर रहा है? एक क्रांतिकारी कोई घटना करता है, घटना करने के बाद वो भागता है, पुलिस दौड़ते हुए उसके पीछे लगी हुई है, अंग्रेज पुलिस लगी, वो भागता भागता किसी एक घर को खटखटाता है, उस घर में जाकर घुस जाता है, उससे कहता है कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई, मेरे को घर में छुपा लो। वो जाकर किसी कबर्ड में जाकर छुप जाता है, दरवाजे बंद होते हैं, बाहर से आगे निकल गई पुलिस को घर का मालिक बुलाता है, इधर इधर छुपा है हमारे यहाँ, ये पकड़ लो इसको। केवल आपको मैं स्टोरी भी सुना रहा हूँ, तो ऐसे मैं आपको नाम भी सुना सकता हूँ। वो किंग्सफोर्ड के बारे में हम सब जानते हैं, वो किंग्सफोर्ड का इतना आतंक था कि वो एक एक को चुन चुन कर मार रहा था। ऐसे किंग्सफोर्ड को हम मारेंगे, कौन मारेगा? जब ये बात तय हुई तो दो बच्चों ने तय किया कि हम मारेंगे। दूसरे बच्चे का नाम हम में से एक आधा ही कोई बता देवे तो लगता है कि हाँ बड़ा काम है, हम तो जिन्होंने अपने लिए प्राणों का उत्सर्ग किया उनको भी हम नहीं जानते। तो एक खुदीराम बोस का नाम तो काफी लोग जानते हैं, पर दूसरा जो था साथ में उसका नाम लोग कम जानते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों बच्चों ने तय किया कि हम उसको मारने के लिए जाएंगे। सारा प्लानिंग किया, सारी घटना रचना तैयार की और किंग्सफोर्ड की घोड़ा बग्गी पर बम फेंका। हम लोगों ने कक्षाओं में स्कूल में कभी पढ़ते थे तो एक कहानी हम सबने पढ़ी होगी तो आपको स्मरण होगा। दोनों बच्चों ने अंधेरे में वो घोड़ा बग्गी पर रात को जो है तय किया कि इस स्पॉट पर हम बम फेंकेंगे, और निकलती हुई घोड़ा बग्गी पर बम फेंका। दोनों ने अपने हाथ मिलाए, दोनों ने जब गले लगे, दोनों ने मुंह से कहा भारत माता की जय, वंदे मातरम, और दोनों अलग अलग दिशा में भाग चले। दोनों भागे, एक भागता भागता जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और वो जाकर सीधा ट्रेन में बैठ गया। दूसरा जो है सारी रात भागता रहा। पहला ट्रेन में भागने वाला जो है वो प्रफुल्ल चाकी था। सामने बैठा हुआ लड़का जो है वो जरा सस्पिशियस है, अपने किसी एक हिंदुस्तानी भाई को ध्यान में आया। वो उतरकर रेलवे स्टेशन पर बताता है कि ये थोड़ा मेरे को संदेह का नजर लग रहा है। और प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने पुलिस आती है, वो दौड़ता है, भागता है, बचने का प्रयास करता है और प्लेटफॉर्म पर ही एक स्थान पर पहुंचकर अपने ही हाथ से अपने ही माउजर निकालकर अपने कनपटी पर लगा कर अपने आप को घायल करके मृत्यु प्राप्त करता है। दूसरा रात भर भागता है, वो खुदीराम बोस। रात भर भागते भागते वो एक स्थान
पहुंचता है, सुबेरे हो चुकी है, भोर हो गई है, सारे एरिया में हल्ला अलर्ट हो गया है कि किंग्सफोर्ड की घोड़ागी पर बम फेंक दिया है, बड़ा कांड हो गया। रात भर का भागा है, भूखा है, प्यासा है, जेब में हाथ देखता है कुछ 10-5 पैसे पड़े हैं तो एक टपरी पर खड़े होकर, जहां और बंगाल की घटना है, चना मुर्रा खाना है, इसलिए चना मुर्रा खरीदता है, चना मुर्रा खरीद कर वो खा रहा है, वहीं चर्चा होती, डिस्कशन होता है, लोग कहते हैं अरे किंग्सफोर्ड की घोड़ागी पर किसी ने बम फेंका, पर बम फेंका वो पर किंग्सफोर्ड बच गया, क्योंकि किंग्सफोर्ड की पत्नी उसमें थी। हमने अगर कहानी उसकी पढ़ी होगी, इसके मुंह से निकलता है ओ क्या बच गया किंग्सफोर्ड। तो सब देखते हैं ये कौन है, ये अनजाना बच्चा कौन है, वो 14-15 साल का नौजवान, उसको पकड़ने वाले कौन थे, वो सारे हमारे हिंदुस्तानी थे, और सबने पकड़कर उसको जो है अंग्रेज पुलिस के हाथ में दिया। वो 15 साल का बच्चा वो फांसी पर लटक गया, उसको पकड़वाने वाले कौन? चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपनी माँ से मिलने के लिए जाना है, वो माँ को सूचना दे दो कि अल्फ्रेड पार्क में माँ से मिलने के लिए चंद्रशेखर आ रहा है। चंद्रशेखर अल्फ्रेड पार्क में माँ से मिलने के लिए बैठा है, माँ को सूचना न देकर, अंग्रेजों को सूचना देकर, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद के सीने पर 52 गोलियां थी, मरने के बाद भी उसको गोलियां मारी गई। कौन था पकड़वाने वाला? ये हमारे यहाँ का नेशनल कैरेक्टर था। अंग्रेजों की चापलूसी करना, अंग्रेजों की तलवे चाटना, ये हमारे समाज का अंग बन गया। बड़ा वाला एलिट क्लास भी यही काम करता था, और इसलिए क्रांति के कार्यकर्ताओं के मन में भी एक नैराश्य का वातावरण था। और डॉक्टर हेडगेवार के ध्यान में आ गया कि ये काम जो है ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला है, देश को अगर अंग्रेजों से मुक्त करना है, सारा देश खड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए क्या किया जाए, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, उसमें भी काम करते हुए उनके ध्यान में आया कि इससे भी काम नहीं बनने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में एक अपने स्वार्थ की अलग भूख रहती है, और इसलिए क्या करना चाहिए, इस सब प्रकार का चिंतन डॉक्टर हेडगेवार का चला। और सब प्रकार का चिंतन करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार के ध्यान में आया कि कुल मिलाकर अपने देश की इस परिस्थिति का कारण क्या है, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? क्या हम पर आक्रमण करने वाले बहुत विद्वान थे, बहुत क्षमतावान थे, बहुत शक्तिशाली थे, ज्ञान में, विज्ञान में, अर्थ में, हर दृष्टि से हम सब पिछड़े थे? ऐसा होने के बाद भी हमारी स्थिति क्यों हुई? तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ हम एक राष्ट्रीय चेतना से शून्य, यह हमारा समाज खड़ा, और इस नाते कुल मिलाकर अपने समाज में क्या कमियां हैं, इसका जो है उन्होंने अभ्यास किया, इसका अध्ययन किया, और ये ठीक करना है, ये ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देश के कॉमन आदमी को जो है वो राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत करना पड़ेगा। इस नाते क्या किया जाए, अनेक लोगों से उनकी चर्चाएं की। उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर से भी चर्चा की है, उन्होंने पूज्य बापू महात्मा गांधी जी से भी चर्चा की है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ भी चर्चा की। उस समय के देश के सभी प्रमुख तात्कालिक जो बड़े नेता थे, उन सबसे उन्होंने संवाद किया। सबने उनकी बात स्वीकार तो की है, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है, काम तो आप बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, पर ये कैसे होगा? और इसलिए अनुशीलन समिति के जो प्रमुख हुआ करते थे त्रिलोकनाथ चटर्जी जो है, उनसे भी उनका जब संवाद हुआ तो उनसे उन्होंने बातचीत कहा, तो त्रिलोकनाथ ने बाद में किसी से पर्सनल टॉक में बताया कि हाँ डॉक्टर केशव जरूर ये बात कहता था कि हमको जो है कुछ मैन मेकिंग प्रोसेस के बारे में काम शुरू करना पड़ेगा, और अब मुझे लगता है कि वो काम मुझे ही करना पड़ेगा। आप अगर विचार करेंगे तो जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ हुआ है, उस समय देश में बहुत सारी संस्थाएं, संगठन जो है वो खड़े हुए हैं। वो आर्य समाज भी शुरू हुआ है, वो ब्रह्म समाज भी शुरू हुआ है, वो दयानंद सरस्वती जी ने भी कुछ काम उसका थोड़ा पहले शुरू किया। 1857 के बाद अपने देश में अनेक प्रकार की संस्थाएं जो है ये खड़ी हुई है। जरा अगर हम इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा, अनेक प्रकार के संगठन जो है उस समय प्रारंभ, और इसलिए उस समय डॉक्टर हेडगेवार ने जो संगठन प्रारंभ किया, उनकी बहुत स्पष्ट कल्पना थी कि हमारा ये जो संगठन है, ये हमारा संगठन समाज में संगठन नहीं है, ये समाज का संगठन, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, ये मुझे करना है। और इसके लिए जो रास्ता चुना है वो मैन मेकिंग प्रोसेस है, और इसलिए उन्होंने संघ के स्थापना कर संघ के स्वयंसेवकों को एक थीम दिया कि हमने करना क्या है, तो एक अपना लक्ष्य जो है वो हमारा एम क्या है, उसके बारे में उन्होंने सबको स्पष्ट कल्पना करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है।
तो हमारा लक्ष्य है हम अपनी प्रार्थना में लाखों लाख स्वयंसेवक अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने भगवा ध्वज के सामने रोज उसका संकल्प करते हैं, रोज उसका स्मरण करते हैं। परम वैभवन ने तुम्हें 10 राष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाए, ये हमने काम करना। और इसके लिए हमने करना क्या है, तो इसके लिए जो डॉक्टर जी ने काम चुना, वो काम जो रास्ता चुना, जो उन्होंने प्रोसेस बनाया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चलने वाली छोटी सी शाखा, वो व्यक्ति निर्माण का केंद्र है। अपने समाज में किन चीजों की कमी है, ये बात डॉक्टर हेडगेवार के ध्यान में। कोरोना नाम की बीमारी जब चली तो कोरोना के लिए वैक्सीन बना, और वो एंटीडोज जो बना वो कोरोना के लिए फाइट करने वाला, हमको संघर्ष करने की ताकत देने वाला ऐसा बना। और इसलिए हमारे समाज में किन चीजों की कमी है वो आना चाहिए, इसलिए हमने वो प्रोसेस शुरू की। संघ शाखा के छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति में विशेष प्रकार के गुण निर्मित होना। क्या क्या कमी हो गई है, हम भूल गए कि हम कौन है, अपने समाज में दोष क्या था, तो अपना समाज आत्मविस्मृत हो गया कि हम कौन है, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया कि हम कौन है, हमको ही नहीं पता। और इसलिए हमारी पहचान क्या है, अब इस देश धरती से जुड़े हुए लोग, ये हमारा हिंदुस्तान है, हम सब हिंदू हैं, ये हिंदुत्व का भाव लेकर काम करना, और इसलिए ये हमारी एक पहचान बने। अपने समाज में जीतने की, लड़ने की ताकत जो है वो समाप्त हो गई। इसलिए जिसको अपने पंडित दीनदयाल जी ने एक बाद में नाम दिया विजुगिषी वृत्ति, जीतने की कामना, जीतने की तमन्ना, हमने लड़ना और जीतना, जीतने के लिए लड़ना। इसलिए इस प्रकार का एक विजुगिषी वृत्ति का भाव हमारा खड़ा हो। एक हम में ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो गई, एक संगठन का अभाव हो गया, ऐसे संगठन का हमारे भाव जगे। और अपना सबसे प्रमुख बात, अपने मन में एक देशभक्ति का भाव का जागरण होना चाहिए। समाज में देश प्रथम है, यह भाव आना चाहिए। इस नाते देश प्रथम का भाव देश के प्रत्येक व्यक्ति में आना चाहिए। यह समाज बदलने की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू, और समाज बदलने के लिए व्यक्ति बदलना, यह अपने प्रोसेस का पहला काम है। संघ की पूर्ण स्पष्ट कल्पना है, ये देश बदलना है, ये देश का भाग्य बदलना है, तो देश के जन जन में देशभक्ति के भाव के जागरण की आवश्यकता है। और इसलिए अपने वर्तमान संसद चालक पूजनीय भागवत जी जो है, वो एक बात अपने भाषणों में बार बार कोट करते हैं कि अगर देश खड़ा करना है, देश का भाग्य बदलना है, तो देश के जन जन में देशभक्ति का भाव जगाने की आवश्यकता है। वो बार बार कहते हैं, नेता, नीति, नारा, पार्टी, विचार, अवतार, महापुरुष, संस्था, संगठन, सरकार, ये देश का भाग्य नहीं बदल सकती। देश का भाग्य बदलना है तो देश के जन जन में देशात्म भाव के जागरण की आवश्यकता है। और इस नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिशा में काम कर रहा है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रारंभ का अगर हम विचार करेंगे तो कुल मिलाकर हमने मैन मेकिंग प्रोसेस ये काम शुरू किया। और जब लोग पूछते थे संघ क्या करना चाहता है, तो संघ जो है संगठन करना चाहता है, संगठन करना चाहता है। संगठन क्यों करना चाहता है, तो संगठन के लिए संगठन करना चाहता है। डॉक्टर हेडगेवार जी के काल तक हम इसी काम को, और इसलिए अच्छे व्यक्तियों की निर्मिति का ये सारे देश भर में तंत्र खड़ा होना चाहिए। इस नाते वो संघ की शाखा में आए हुए जो प्रथम शाखा के लोग थे, वो निकले, वो देश में जहां गए उन्होंने वहां जाकर वो वहीं खप गए। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। मैंने कहा ना, पहली पीढ़ी ने बीजारोपण किया, वो जो जहां गया वो वहीं चला गया, और वहां गया तो वो वहीं का होकर रह गया। ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण ध्यान में। वो केरल में हमारा काम आज देश में सबसे ज्यादा काम गिनती में माना जाता है। केरल बड़ा प्रॉब्लम वाला क्षेत्र है, वहां बहुत संघर्ष है। उसके बाद भी केरल वो स्टेट है जिसने सबसे पहले 5000 शाखाएं पूरी की। केरल को हम लोग आइडियल मानते थे कि केरल जैसा काम होना चाहिए। बहुत संघर्ष है, वहां बलिदान भी होता है, वहां मरना भी पड़ता है। कम्युनिस्ट लोग अपने कार्यकर्ताओं की हत्या भी करते हैं, परंतु फिर भी हमारा काम वहां पर आगे जाकर खड़ा हो गया। केरल में संघ के काम का बीजारोपण करने वाले लोगों में जो एक नाम आता है, गए तो वहां दत्तोपंत ठेंगड़ी भी थे, एक और बड़ा नाम ध्यान में आता है, वो के भास्करन का नाम आता। के भास्करन वहां पर गए, के भास्करन का जीवन जो है वो वहां पर लग गया। के भास्करन ने अपने जीवन के पूरा समय जो है केरल में काम खड़ा करने के लिए गए। बाद में अपना एक और काम जो चलता है जनजाति क्षेत्र में, वो कल्याण आश्रम के नाम से चलता है। फिर बाद में उनकी कल्याण आश्रम में उनका डेपुटेशन हो गया। कल्याण आश्रम के वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने, और बाद में जब अंतिम पड़ाव आया, कल्याण आश्रम में काम करते समय उनका हेडक्वार्टर बॉम्बे हो गया था। सारे देश में अपने जनजाति क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। जीवन का अंतिम पड़ाव आया, आखिरी समय जब आ गया, स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं था,
बार बार जो है अस्वस्थता होती थी और इसलिए उन्होंने अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि अब मेरे जीवन का जो है अंतिम पड़ाव है। मैं सोचता हूं कि अब अपनी अंतिम दिनों की जो बातें हैं, अपना शरीर जो है मैं वहीं छोड़ूं जो मेरी प्रारंभिक कर्म भूमि थी, वो मेरा केरल, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। मैं वहीं पर जाकर अपने शरीर जो है, अपना शरीर छोड़ूंगा अपना, और अपना जीवन जो है मैं वहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अपने अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और वो केरल उनका फिर वापस हेडक्वार्टर हो गया। अंत में शरीर लड़ता लड़ता अंत में एक दिन उनका प्राणांत था, उनका जीवन समाप्त हो गया। फिर श्रद्धांजलि सभा होती है, मरने के बाद तो श्रद्धांजलि सभा होती है, अच्छा बुरा जो भी उसके बारे में लोग अच्छा ही बोलते हैं। श्रद्धांजलि सभा जब हुई तो बहुत उनका प्रभाव था केरल, बड़ी मात्रा में लोग आए थे और सब जो है उनकी अपने स्मरण कर रहे थे कि हम जो है आज यहाँ केरल में जो खड़ा हुआ काम वो हमारे के भास्करन के कारण खड़ा हुआ है। ऐसा के भास्करन के बारे में जो है सब स्मृति कर रहे थे। एक बड़े पुराने स्वयंसेवक, हमारे बुजुर्ग स्वयंसेवक, उनको श्रद्धांजलि के लिए जब बोलने के लिए खड़ा किया गया तो उन्होंने मंच पर आकर कहा कि जो आज हमारे बीच में हम जिनके बारे में स्मरण कर रहे हैं, जिनका एक चित्र लगा है, ये के भास्करन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये के भास्करन, इसका नाम के भास्करन नहीं था। ये के भास्करन नहीं था। ये कौन था? तो उन्होंने कहा ये 50-60 साल पहले महाराष्ट्र से आया हुआ एक 18-20 साल का नौजवान था, इसका नाम था भास्कर राव कळंबी। ये यहाँ पर आया तो ये मराठी के अलावा कुछ नहीं जानता था, परंतु यहाँ आया तो धीरे धीरे इसने यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ के लोगों को समझा, धीरे धीरे यहाँ का खान पान सूझा और फिर भास्कर राव कळंबी को कोई नहीं कह सकता था ये महाराष्ट्र का। वो भास्कर राव आदमी पूरे केरलाइट हो गए। वो भास्कर राव कळंबी, हमको भी बाद में मालूम चला कि ये भास्कर राव कळंबी के भास्करन, ये भास्कर राव कळंबी है। उनके मरने के बाद हमको पता लगा जीवन अपना कैसा झोंका जा सकता है काम के लिए, कैसा लाइफ मिशन बनता है। मैंने एक नाम लिया, ऐसे एक एक स्थान का नाम लूंगा तो आप लोग घड़ियां देखेंगे। अपना जीवन लगा दिया, अपना अस्तित्व को, अपना घर, अपना परिवार, अपने माता पिता, अपने स्थान में इतना कोई डीप रूटेड हो सकता है। तो मैं अभी भिलाई गया था ना, तो ऐसे ही स्मरण हुआ हमारे अतुल नागले के भास्करन साहब का जब प्रवास अपने छत्तीसगढ़ में हुआ था तो भिलाई के एक कार्यक्रम में गए थे। 3 दिन के लिए उनको रोका गया था, वो भिलाई में अपने अतुल नागले के यहाँ रोका गया था। अतुल नागले ने उनका संस्मरण मेरे को बताया कि वो 3 दिन हमारे यहाँ रुके थे, वो मराठी परिवार को रुके थे। 3 दिन में हमको नहीं पता चला कि ये मराठी आदमी है। हमारे घर में लोकमत समाचार पत्र नागपुर से आता था क्योंकि हमारे पिताजी उसको पढ़ते थे। टेबल पर पेपर रखा रहता था, उन्होंने पेपर की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। उन्होंने कहा यहाँ और कोई पेपर नहीं आता है क्या? मेरे लिए आप अंग्रेजी का पेपर बुलाइए। पर उन्होंने जो है मराठी मैं हूँ ये अस्तित्व भी भूल दिया। मैं कौन हूँ? तो मैं अब केरल का ही हो गया हूँ। जीवन का अंतिम पड़ाव, अंतिम सांसें उन्होंने केरल की। ये संघ के लिए लोगों ने इस दिशा में काम करने का प्रयत्न किया और इसलिए कुल मिलाकर कैसा लाइफ मिशन बनता है तो उसका वो उदाहरण है। और इसलिए पहली पीढ़ी हमारे इस काम में, संघ को मालूम था सब लोग संघ की शाखा में नहीं आ सकते, सब लोगों को संघ की शाखा में आना असंभव था, परंतु सारा समाज ये राष्ट्रीय दृष्टि को लेकर खड़ा होना चाहिए। ये राष्ट्रीय दृष्टि को लेकर सारा समाज नहीं खड़ा होगा तो किस प्रकार का विषय बनेगा? ये बात डॉक्टर जी को भी और बाद में सब लोगों को भी ध्यान में आई। और इसलिए समाज जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में नेशन फर्स्ट को लेकर चलने वाले, काम करने वाले लोग खड़े होने चाहिए। ऐसा समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विचार पूर्वक अपने स्वयंसेवकों ने हर फील्ड में काम करने का प्रारंभ किया। इसको हम कहते हैं, ये संघ का दूसरा चरण था, ये संघ का सेकंड स्टेप था। उसको हम कहते हैं ये व्यवस्था परिवर्तन। समाज जीवन में किस प्रकार का मॉड्यूल खड़ा होना चाहिए, एजुकेशन का क्या सिस्टम होना चाहिए। ये सरकारें तो आज बनती हुई ध्यान में आती, परंतु एजुकेशन में हमारा क्या मॉड्यूल होना चाहिए, कैसा सिस्टम होना चाहिए, शिक्षा क्यों होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य पढ़ लिख कर केवल पैसा कमाना है क्या? तो हमारा समाज जो है ये वैल्यू बेस है, वैल्यू के ऊपर जीने वाला हमारा समाज निर्मित होता है। और इसलिए जो है 1952 में लगभग 50 के बाद जो है ऐसे सब प्रकार के संगठनों की योजना शुरू हुई। जहां जहां परिस्थिति ध्यान में आई वहां पर काम करने के बारे में विचार शुरू हुआ। प्रॉब्लम ध्यान में ही वहां काम करना शुरू। और हर जगह जो है नेशन जो है ये फर्स्ट रखने का काम किया। वो विद्या भारती जो है 1952 में गोरखपुर के एक छोटे से गांव, एक स्कूल में, एक कमरे में जो है एक स्कूल शुरू
हुआ, सारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला एक बड़ा इस प्रकार का राष्ट्रीय संगठन बना। केवल हम पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, तो उसमें आने वाले बच्चे में क्या भाव जगना चाहिए। अब बच्चे को सिखाना है तो बच्चा भाषण से तो नहीं सीखेगा, संस्कार कैसा पक्का होता है। और इसलिए वो छोटा सा भोजन मंत्र जो है वो कैसा उसके माइंडसेट पर बैठता है। तो वो शिशु मंदिर के बच्चे भोजन जो है, भोजन करने के पूर्व मंत्र करते हैं। वो मंत्र क्या है? अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए, तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा। यही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके ध्यान में आता है कि मैं क्यों बना हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं अन्न खा रहा हूं तो क्यों खा रहा हूं? क्योंकि मेरा जीवन ये मातृभूमि की सेवा में लगना। ये एक एक बच्चे में इस प्रकार का भाव जागरण करना चाहिए। हर जगह ये नेशन फर्स्ट रहना चाहिए, हर जगह राष्ट्रीय दृष्टि में रहना चाहिए। वो अपने छत्तीसगढ़ से जुड़ा काम है, वो जनजातीय क्षेत्र में काम शुरू हुआ। अपने देश को स्वाधीनता प्राप्त हो गई, देश स्वाधीन हो गया, चारों तरफ प्रसन्नता, हर्ष उल्लास का वातावरण था। अपना छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश में आया करता था। अपने मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो हुए पंडित रविशंकर जी हुए। वो रविशंकर जी का प्रवास जो है, उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद ध्यान में आया कि एक बार जरा प्रदेश का दौरा किया जाए और एकदम आखिरी छोर पर करना चाहिए। तो आखिरी छोर पर अपने ही छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है, वो आज जशपुर के नाम से जाना जाता है। उस समय भी जशपुर था या रायगढ़ जिला रहा होगा। उन्होंने कहा मैं वहां जाऊंगा। वो जशपुर के लिए जब वहां गए तो किस प्रकार का वातावरण था। 1905 में वहां पर मिशनरियों ने प्रवेश कर लिया था। वो झारखंड संथाल परगना के क्षेत्र से घुसकर उस क्षेत्र में उन्होंने ईसाईकरण का काम शुरू कर दिया था। अपने स्वाधीन भारत का पहला मुख्यमंत्री जो है वहां पर लोगों से मिलने के लिए जा रहा था। आपको आश्चर्य होगा, कुनकुरी से लेकर जशपुर तक पंडित जी को काले झंडे दिखाए गए, गो बैक के नारे हुए कि तुम यहां से चले जाओ। अंग्रेज चले गए, ऐसा ईसाई मिशनरी और ईसाई जो लोग बन गए थे उनके मन में इस प्रकार का भाव था कि अंग्रेज चले गए, मानो हमारी सरकार ही चली गई। और इसलिए पंडित जी जो है बड़े परेशान हो गए। उनको लगा मैं पहली बार आया, फर्स्ट टाइम का सीएम हूं, यहाँ आया, मेरे लिए गो बैक और काले झंडे। वो बहुत पीड़ित हुए, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। उनके बड़े पुराने गांधी जी के अनन्य सहयोगी जो है एक हुआ करते थे, वो ठक्कर बाप्पा से उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, ये क्या पूरा का पूरा कन्वर्जन हो रहा है, कैसे चलेगा काम, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो सकता है, क्या किया जाए। तो ठक्कर बाप्पा ने कहा समाधान है, मेरे पास एक आदमी है, वो काम करने के लिए लग सकता है, वहां पर काम खड़ा कर सकता है, परंतु आपको एक बात बता दूं, वो है आरएसएस का आदमी। तो कहा कुछ भी हो चलेगा। और इसलिए जो है आज जशपुर का जब हम विचार करते हैं तो वर्धा से हमारे और बाला साहब देशपांडे जो है वो निकलकर वहां से आए, वो वकील थे, उनको शायद सीधे डीओ की पोस्टिंग दी गई। एक वर्ष के अंदर पूरे क्षेत्र में 100 से अधिक विद्यालय खड़े कर दिए। अगले बार जब मुख्यमंत्री जी का प्रवास हुआ तो कल कुनकुरी से लेकर जशपुर तक दोनों तरफ बच्चे और बच्चियां खड़े थे, हाथ में तिरंगा लेकर खड़े थे, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजता हुआ वो सारा परिक्षेत्र खड़ा। आज सारे देश में जनजातीय कल्याण, वनवासी कल्याण आश्रम और समाज में इस प्रकार की एक राष्ट्रीय दृष्टि को लेकर काम करता हुआ ध्यान में ऐसा हर संगठन ने अपना विचार किया। आप कल्पना करो ये सारे संगठन नहीं होते तो किस प्रकार का दृश्य खड़ा होता। मैं उदाहरण देता हूं, मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ का काम शुरू हुआ, वो भी अपने मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ। उसकी पहली बैठक भी भोपाल में हुई थी। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने उस काम की शुरुआत की, 55 में लगभग उसका काम प्रारंभ हुआ। क्या होता है अगर नहीं होता मजदूर संघ। मजदूर संघ का काम प्रारंभिक अवस्था में था, एक एक यूनिट धीरे धीरे खड़ी करने का काम शुरू हुआ था। उस समय कांग्रेस की भी और कम्युनिस्टों की भी जो है मजदूर फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं हुआ करती थी। कोई इंटक के नाम से, कोई एटक के नाम से काम करने वाले लोग थे। मजदूरों के बीच में आप में से बहुत सारे उद्योगपति जगत के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपको ध्यान में होगा कि अगर लेबर प्रॉब्लम करता है तो कितना मामला कठिन कर देता है। और इसलिए लेबर यूनियंस जो है वो कितनी स्ट्रांग रहती है। लेबर यूनियंस के नारे क्या रहते हैं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांग पूरी हो, हमारी मांग पूरी होना चाहिए। तो फिर सारा लॉक लग जाता, सारा काम बन जाता, सारा हड़ताल हो जाता है। हमारे यहाँ चाइना जैसा नहीं है, अपना हमारे यहाँ जापान जैसा नहीं कि हाथ में काली बट्टी
पूरा का पूरा मशीनरी जो है वो ठप्प कर दिया जाता है। और इसलिए मजदूर संघ की स्थापना की गई। मजदूर संघ का स्लोगन क्या दिया? तो कुल मिलाकर संगठन का नाम और संगठन के स्लोगन जो है उसका एक नॉमेनक्लेचर होता है, उससे हमको ध्यान में आता है कि इनकी सोच क्या है। और इसलिए जो है मजदूर संघ ने नारा दिया, मजदूरों के क्षेत्र में काम करते हुए मजदूरों के लिए नारा क्या था? तो देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। काम तो देश के हित में करेंगे, फिर दाम भी पूरा लेंगे। दाम बाद में, पहले काम है, वो भी कौन सा? देश के हित। और ये नहीं रहता है तो उसका दुष्परिणाम कैसा? तो वो अपने 62 में चाइना का भी हमला हुआ संभव। चाइना ने अपने देश पर हमला कर दिया। चाइना के लिए जब अपने देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ करते थे, वो चाइना गए। चाइना में जाकर बहुत गलबैया की, बहुत उनका प्रशंसा किया आने के बाद, और यहाँ आकर जो है एक नारा दिया। पुराने लोगों को वो नारा मालूम होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। जगह जगह उनके भाषण होते थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते। चाइना बहुत बड़ा ताकतवर देश, हमारे साथ मिलकर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। एक पंचशील का जो है वो समझौता भी करके वहां से पर आए थे। जब वो इस प्रकार के भाषण दे रहे थे, परम पूजनीय गुरुजी जो है उस समय अपने संघ के सरसंघ चालक थे। राजस्थान के एक शहर में उनका भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने कहा कि चाइना जो है बहुत खतरनाक है, ये दगाबाज है, ये दोस्त बनकर हमारे पीठ पर छुरा भोग सकता है, हमको सावधान रहना चाहिए। चाइना जैसा बोल रहा वैसा है नहीं। जब गुरुजी ने इस प्रकार का भाषण दिया तो परम पूजनीय गुरुजी के बारे में नेहरू जी ने और कटाक्ष और कड़वी टिप्पणी करते हुए कहा कि आरएसएस वालों को हर अच्छे काम में बुराई नजर आती। इतना बड़ा देश हमारे साथ जुड़कर खड़ा हो गया और ये उसमें भी मीन में निकाल रहे हैं। ये देश हमारा एक मित्र देश है। प्रधानमंत्री ने जब सार्वजनिक रूप से कहा तो हमारी सेना भी शिथिल हो गई, सेना की चौकसी भी शिथिल हो गई, वहां के लोग भी शिथिल हो गए। और दुष्परिणाम क्या हुआ हम सब देखते हैं। उस कड़कड़ाती ठंड में जो है चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। हम गफलत में थे, हम तैयार नहीं थे। चाइना की सेना घुसकर गई। मैं वहां पर अभी होकर आया आसाम में, तो आसाम में वहां एक तेजपुर नाम का जिला, वहां जो है अपनी चाइना का जो बॉर्डर कहलाती है वो नेफा बॉर्डर कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर लाइन। वो सारी लाइन पार कर जो है इतना दबाव बना कि हमारा तेजपुर नाम का जिला, उसका कलेक्टर और एसपी गाड़ी में बैठकर अपने परिवार को बिठाकर भाग चला। वो गुवाहाटी आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और चाइना की सेना जो तेजी से घुसने का काम शुरू हुआ। तब हड़बड़ा के हम जागे अपनी सेना वहां पर भेजने का काम शुरू किया। जो लोग वहां पर गए होंगे, जो तवांग बॉर्डर गए होंगे और अन्य स्थानों की बॉर्डर पर अंदर वहां पर गए होंगे, वहां पर हम कल्पना करें वहां पर किस प्रकार का टेम्परेचर रहता है। -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। बर्फ में खड़ा नहीं रह सकता आदमी। अगर उंगली बाहर निकाल दी और उंगली में बाहर की हवा लग गई तो उंगली सड़ जाएगी, इसको काटना पड़ेगा। सन का रेस जो है वो पलटकर अगर आंख पे आ गया तो आंख अंधी हो जाएगी, आंख फूट जाएगी। इस प्रकार का दृश्य। और इसलिए सेना का जवान तो वहां पर खड़ा हो गया। ऐसे सेना के जवान को खड़े रहने के लिए हमारे यहाँ पर उसको विशेष जूते लगते हैं, विशेष प्रकार का उसका कपड़े रहते हैं, विशेष प्रकार की जैकेट रहती है, उसको विशेष प्रकार के ग्लव्स लगते हैं, उसको चश्मा और सारा का सारा विशेष प्रकार का किट लगता है। सेना तो चली गई, सारा सामान भी भेजना था। पीछे सामान तैयार था, सब लोड हुआ, तैयार करके भेजना है। ये सारा सामान भेजना है। कम्युनिस्ट यूनियन के लोगों ने हड़ताल कर दी, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। देश संकट में है, देश में झगड़ा चल रहा है, देश में आक्रमण हो गया, सेना वहां पर खड़ी हुई है और ट्रक ड्राइवरों ने, ट्रक यूनियन के लोगों ने हड़ताल कर दी कि ट्रक 1 इंच भी नहीं हटेगा जब तक ये मांगे हमारी आप पूरी नहीं करेंगे। सारी अनाप शनाप मांगे जो उस समय रख दी। ये कैसे संभव है? पूरा नहीं हो सकता। नेगोशिएशन चलता रहा, बातचीत चलती रही, 3 दिन तक मनाने का काम चलता रहा, पर यूनियंस के लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं मानने वाले। और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने घुटने टेके, जो मांगे थी सारी मांगे पूरी। तो सारी मांगी पूरी करने के बाद 3 दिन बाद ट्रक चले, 2 दिन बाद पहुंचे, 2 दिन बाद वहां 5 दिन हमारे हजारों नौजवान, वो सैनिक वहां पर बर्फ में साधारण जूतों में खड़े रहे। चाइना की गोलियां तो उनके सीने तक नहीं आई, पर हजारों जवान जो है सेना के बाद, युद्ध के बाद हजारों जो जवान हैं उनकी टांगे जांघों के ऊपर से काटना। हजारों जवानों की टांगे कट गई। एक ड्राइवर देशभक्त नहीं होता है तो कैसा दुष्परिणाम होता है। तब ध्यान में आया कि इस बीच में भी हमको काम करना है। फिर मजदूर संघ ने उस दिशा पर भी काम करना शुरू किया। ऐसा हर फील्ड के बारे में विचार करते हुए हर जगह एक राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत लोग खड़े होना चाहिए। इसलिए चाहे वो किसान हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जो
संस्थाएं ये काम करना शुरू हुई। ये सारी संस्थाओं ने काम करते करते अपने अपने फील्ड में टॉप पर आकर नंबर 1 पर आने का भी प्रयास है। वो विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम करने वाला विद्यार्थी परिषद जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी निगत का संगठन बन गया। वो मजदूर संघ को, ILO को मजबूरी में घोषित करना पड़ा कि इससे बड़ा दुनिया में और कोई मजदूरों का संगठन नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा के बारे में आप सब लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे किस प्रकार से उसका भी जो है गति बढ़ता हुआ ध्यान में आता है। ऐसा समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हर संगठन ने अपना प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके बारे में भी मैं एक बार कहता हूं कि BBC ने एक बार क्विज किया था। आज से लगभग 30 साल पुरानी बात बताता हूं। BBC ने क्विज किया कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कौन सा है। एंकर ने सवाल किया, पूछने वाले जो टीम उत्तर देने वाली थी सारी टीमों ने उत्तर गलत दिए। तब BBC ने घोषित किया कि भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन। तब संघ को भी पता चला कि हम सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन है। और आज अगर 30 साल का विचार करते तो आज इस 30 वर्षों में हम जो है इस संगठनों की दौड़ में हमारे पासंग में कोई है ही नहीं। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या संस्थाओं को बनाने में और क्या नंबर 1 का संगठन बनने के लिए काम करने के लिए निकला? क्या हम नंबर 1 या हमारा नंबर गेम है क्या हमारा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या इस काम के लिए बना है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनना चाहते हैं? तो वास्तव में ये संघ नहीं चाहता। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये है क्या? अभी 100 वर्ष हुए तो प्रधानमंत्री ने अपने मोदी जी ने उसको कोट भी किया अपने दिल्ली के भाषण में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उन्होंने कहा जस्ट लाइक NGO है। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई संस्था है, कोई संगठन है? हम बोलचाल की भाषा में हम भी बोलते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है, एक संस्था है। लोग उसको NGO जैसा बोलते हैं। पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न कोई संस्था है, न संगठन है, न ऑर्गेनाइजेशन है और ना कोई NGO है। तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज परिवर्तन का एक महाआंदोलन, हमें समाज बनाने का काम करना। दुनिया में वही लोग आगे बढ़े हैं जहां का समाज श्रेष्ठ है। और इसलिए संघ का मिशन जो है ये 100% है, 100% पर हमको काम करना है। और इसलिए आज के इस परिवेश में जब हम विचार करते हैं तो हमने अपने सारे समाज में इस विषय पर आकर कुछ मुद्दों पर काम करने के बारे में विचार, हमें समाज बनाने के बारे में विचार करना है। अपना समाज जो है ये हमारा समाज इस प्रकार का बनना चाहिए, एक श्रेष्ठ समाज बनना चाहिए। दुनिया में वही देश आगे बढ़े हैं जो अपने समाज, जो अपना सारा देश अपने देशभक्ति के चिंतन के आधार पर, वो चाहे इजराइल हो और वो चाहे जापान हो, ये समाज जो है एक देशभक्त समाज होने के नाते सब प्रकार के विषम परिस्थितियों में भी निखर कर आगे आते हुए ध्यान में आते हैं। और इसलिए अपना जो भारत का जब हम विचार करते हैं तो भारत जो है इसकी भी एक डेस्टिनी है, भारत की भी एक नियति है। भारत को भी एक काम जो है वो नियति ने हमको दिया। दुनिया में हर देश जो है उसकी अपना एक डेस्टिनी है, हर देश की एक नियति है, हर देश का एक अपना स्वभाव है, हर देश को भगवान ने अपना एक काम दिया, हर देश का अपना एक पिंड है। और इसलिए जैसे व्यक्ति का अपना एक पिंड होता है, व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है, ऐसे हर राष्ट्र का भी अपना एक स्वभाव होता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो हमारा अमेरिका है, या अमेरिका का वर्चस्व अगर सारी दुनिया पर बढ़ेगा तो ये अमेरिका का वर्चस्व बढ़ेगा तो सारी दुनिया जो है ये भोगवाद की दिशा में आगे बढ़ेगी। और हम उसका प्रभाव आज हम बढ़ते हुए हम देख भी रहे। उन्होंने कहा चाइना आगे बढ़ेगा तो चाइना जो है ये एक साम्राज्यवादी शक्ति है, इसका प्रभाव बढ़ेगा तो ये साम्राज्यवाद जो है सारी दुनिया पर बढ़ने वाला है, ये सारी दुनिया को अपने शिकंजे में कसने की तैयारी में है। भारत जो है ये भारत की भी नियति, उन्होंने कहा भारत जो है इसका प्राण तत्व धर्म है और इसलिए भारत जो है इसकी आत्मा या आध्यात्म है। भारत जो है इसकी नियति क्या है, भारत को भी कुछ करना है। हजारों हजार साल पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने भारत को करने का काम बता दिया। वो भारत का काम क्या है, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि भारत को करना क्या है। तो वेदों के बारे में हम जाते हैं। वेद अपने दुनिया के सबसे प्राचीनतम ऐसे लिखित का ग्रंथ है, इससे पुराना लिखित का कोई ग्रंथ नहीं।
और इसलिए वो वेद में हमारे लिए कहा कि हमको क्या करना है। हजारों साल पहले वो हमारे ऋषि ने कहा कि तुमको करना क्या है। उसने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्य, हमको सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना, सारी दुनिया को हमको आर्य बनाना। आर्य ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य ये विशिष्टता को लेकर, गुणवत्ता को लेकर, क्वालिटी को लेकर, श्रेष्ठता को लेकर। एक ऋग्वेद में 35-36 बार आर्य शब्द का उल्लेख आया, एक भी बार आर्य शब्द का उल्लेख ये जाति सूचक नहीं है। और इसलिए हमने कहा हजारों हजार साल पहले कृण्वन्तो विश्वमार्य, हमको सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना, सारी दुनिया को हमको आर्य बनाना है, यह हमारा संकल्प है। और इसलिए ये करना है तो हमने क्या करना। तो किसी ने कहा कि हमको सारी दुनिया को इस्लाम के रंग में लाना है, तो उन्होंने तलवार उठाई। हमने क्या कहा, हमने सारी दुनिया को किस नजर से देखा। तो सारी दुनिया को हमारे देखने की दृष्टि क्या है, वो भी वेदों का श्लोक है, वो भी वो कहता है कि वो हमने सारी दुनिया हमारे लिए क्या। तो हमने वो श्लोक कहा, अयम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम्। सारी दुनिया हमारे लिए क्या है, सारी दुनिया हमारे लिए कुटुंब है। ऐसा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य सुखी समृद्ध खुशहाल रहना चाहिए। ऐसा जैसा मैं अपने परिवार और कुटुंब के बारे में विचार करता हूं, ऐसी सारी दुनिया को मेरे को आर्य और श्रेष्ठ बनाना। अपने भारत के मूल्यों के ऊपर आधारित ये सारी दुनिया चलेगी तो दुनिया का कल्याण। ऐसा वसुधैव कुटुंबकम का विचार करते हुए हमारे लोगों ने काम करने का विचार किया, और हमने इस दिशा पर, हमारे पूर्वजों ने भी इस दिशा पर काम। भारत ने वही काम करना है, भारत को सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाना है। भारत के मूल्यों के ऊपर आधारित सारी दुनिया जो है ये जीने वाली बनना चाहिए। सारी दुनिया जो है, आप भारत की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रहे। दुनिया फेडअप हो गई है, भोगवाद के चलते वो सब फेडअप हो गए। वो इस्लाम से भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है, बड़ी मात्रा में वो लोग फेडअप होकर इस्लाम छोड़ते हुए हमारे ध्यान में आए। यूरोप में चर्चों में जो है वो वहां पर लोग जाते नहीं है। यूरोप में चर्चों की रंगाई पुताई के लिए लोगों की हालत खराब हो गई, चर्च अपने लोग खरीद रहे हैं। हमारे मोरोपन जी उस समय हंसी हंसी में कहते थे, जब चर्चों के संक्रमण का और उनका सब बातें चलती थी, तो लोग कहते थे यार चिंता क्यों करते हो, ये चर्च को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चर्च को हिंदी में गिरजाघर कहते हैं। बोले गिरजा किसको कहते हैं, तो गिरजा जो है वो महादेव की पत्नी जो है उसको गिरजा कहते हैं। चिंता मत करो, ये सब जो है गिरजाघर जो है वहां सब गिरजा और महादेव आने वाले हैं। वो कहते थे, अब हमको आज ध्यान में आता है कि सही कहते थे। ये स्थिति वहां पर हो रही है, और इसलिए सारी दुनिया ये भारत की तरफ एक आशा भरी नजर से देख रही है। सारी दुनिया को बदलना है तो हमने अपने भारत का स्वभाव क्या है, हमारे यहाँ भाषण से नहीं आदमी बदलता, हमने बदलना है तो हमने आचरण से बदलना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवे करो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे वैसा समाज उसका अनुसरण करेगा। और इसलिए संघ के शताब्दी वर्ष में आप जो सब लोग बैठे हैं, ये आप सब लोग जो हैं वो श्रेष्ठ लोग हैं। आपको देखकर जो है वो समाज अपना बदल करने वाला, आप जो लोग हैं उनको देखकर समाज का परिवर्तन होने वाला। आप जो यहाँ सारे बैठे लोग हैं, ये सारे के सारे ये ओपिनियन मेकर लोग हैं, ये ट्रेंड सेटर लोग हैं। आप जिस ट्रेंड को चला देंगे वो ट्रेंड चल जाएगा। और इसलिए किन बातों का हमने अगर समाज बनाना है तो कुछ करने की बातों के बारे में विचार, और इस नाते जो है कुछ बातें करने की क्या है, हमने सबसे पहले हमारे जो है समाज में जो सारे भेद है उससे भेदों से ऊपर उठकर हम सब कौन है, तो हम सब अंततः इस भारत माँ की संतान है। अपने समाज में जो है भेद खड़े करना, उनको तोड़ना, उनको अलग अलग टुकड़ों में खड़ा करना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अंग्रेजों के समय से ही शुरू, ये अलग अलग आइडेंटिटी में लोगों को खड़े करना, ये बांटने का एक तंत्र खड़ा कर दिया। ये जो है अंग्रेजों ने इस दिशा पर काम किया। समाज को कैसे तोड़ा जाता है, हम और आप भी इस बात को गहराई से बाद में समझ में आता है जब समाज टूटकर अलग होता। अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू समाज के लिए अपने जीवन को लगा देने वाला ऐसा जो समाज था, वो कौन सा समाज था, तो वो हमारा सिख बंधु हुआ करते। ये अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर दिया। ये जो शताब्दी वर्ष चल रहा है इसके साथ एक बहुत स्पेशल बात जुड़ी है। अपने गुरुवर गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु तेग बहादुर के जीवन का ये 350वां
शहादत का वर्ष चल रहा है। अपने इस हिंदू समाज के लिए उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। कैसा धर्म के लिए प्रखरता के साथ आदमी जिया जा सकता है, इसका अनुपम उदाहरण। अपने देश धर्म के खातिर अपने प्राणोत्सर्ग कर देना, अपना नहीं अपने परिवार का, सारी की सारी पीढ़ी समाप्त हो गई। वो गुरु गोविंद सिंह जी का भी बलिदान हुआ और उनके 4 पुत्रों का भी बलिदान हुआ। ऐसे गुरुवर तेग बहादुर जी जो है, उन्होंने अपना जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया, अपना शीश कटा दिया, धर्म नहीं बदला, हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने परिवार का प्राणोत्सर्ग किया। ऐसा समाज जो है, इसको काटने के लिए पहली अपने भारत में जो जनगणना हुई, पहली जनगणना में योजनाबद्ध ढंग से और सिख को जो है उन्होंने अलग किया। सिख जो है ये अलग धर्म कोड दे दिया, और ऐसा धर्म कोड देने के कारण जो है और सब लोगों को भेजा गया कि तुम जो है सिख धर्म में लिखाओ अपना अलग, तुम हिंदू नहीं हो। लोग हंसते थे, कैसी बात कर रहे हो? अरे घर में एक जो है केशधारी रहता था, एक सहजधारी रहता था। अरे हम सब हिंदू हैं। नहीं नहीं, आप केश रखे हो, आप कड़ा रखे हो, आप कृपाण रखे हो, आप गुरुद्वारे को भी गुरु मंदिर साहब ही कहा जाता था। आज भी स्वर्ण मंदिर को जो है स्वर्ण मंदिर को भी आज भी स्वर्ण मंदिर ही कहा जाता है। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, पहली जनगणना हुई, पहली जनगणना में सबको बोल बोलकर जबरदस्ती जो है सिखों को बोल बोलकर लिखाया, तुम हिंदू नहीं हो तुम सिख हो, तुम हिंदू नहीं हो सिख हो। 4% लोगों ने, 4% लोगों ने लिखा कि हम सिख हैं। और आज 100 सालों में देखते हैं तो एक छोटा सा स्लोगन जो है हमको कैसा बांट देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई और मुस्लिम के साथ सिखों को भी जोड़ दिया। हमको भी धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं सिख अलग है, और सिखों को भी लगने लगा कि हम अलग हैं, हम सब एक थे, कैसा बांट रहे हैं। और इसलिए ऐसी छोटी छोटी पहचान खड़ी कर कर समाज को बांटने का भी षड्यंत्र जो है ये हमारे ध्यान में आता है। ये ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, ये भेदभाव की खाई खड़े करने का प्रयास होता है। हम सब ने हिंदू को हिंदू के नाते देखने का मानस बनाना, समाज का भेद, समाज में छुआछूत ये समाप्त होनी चाहिए। हमने सबके साथ समान व्यवहार करना, और इसलिए पहला मन में बात ये रखना कि हम सब आपस में जो है, वो एक नारा संतों ने इस बार लगाया, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई, हिंदवः सोदरा सर्वे, हम सब आपस में भाई भाई। शंकराचार्य जी ने अपने श्रीमुख से कहा उडुपी के धर्म संसद में, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। और इसलिए अपने जीवन में हमने समानता के भाव को लेकर हिंदू को हिंदू के नाते देखना, कौन सी जाति, कौन सी बिरादरी, अगड़ा पिछड़ा, छोटा बड़ा सब छोड़कर ये हिंदू को हिंदू के नाते देखने का मनोभाव ये हम सबने कर। दूसरा काम, हम सबने अपने जरा परिवारों की तरफ भी देखने का विचार कर। आज हम अंधा पैसे की दौड़ में इतना चल पड़े कि अपने परिवार में अपने बच्चों की तरफ देखने की तरफ हमारे समय नहीं रहा, और इसलिए परिवार के बच्चों की तरफ देखने का हमारा मनोभाव पक्का करना, उसके नाते हमने परिवार में समय देना, इस नाते हमने अपने कुटुंब परिवार में अपने वैल्यूज जो है, अपने संस्कार जो है, उसको आने वाली पीढ़ी को देने का काम करना। इस नाते छोटे छोटे उपक्रम करना, बैठना मिलना, साथ में कभी भोजन करना, साथ में घूमने जाना, ऐसा थोड़ा परिवार के साथ हमने भी एक काम करने के बारे में सोचा। तीसरा जो है वो हमने करने का काम है, वो है पर्यावरण की दिशा में करने का काम। सारी दुनिया जो है इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही है, और इस नाते पर्यावरण प्रदूषण, जो पर्यावरण के संरक्षण के नाते बहुत बड़े सेमिनार करना, भाषण करना, कोई कैंपेन करना, ये करने की बजाय हमने 3 बिंदुओं पर अपने यहाँ काम करना, पेड़, पानी और प्लास्टिक, इस पर हमने काम करना। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, पेड़ लगाने का काम करेंगे, पानी बचत का काम करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा इन मुद्दों पर हमने कुछ ना कुछ अपने अपने स्थानों पर, अपने संस्थानों पर, इन विषयों पर काम करना कि हमारा संस्थान, हमारी फैक्ट्री, हमारा ऑफिस ये प्लास्टिक मुक्त हो सकता है, ये पेड़ों को लगाने के बारे में हम आग्रह कर सकते हैं क्या? इस विषय पर हमने जरा प्रयास करना। पानी, इसकी बचत करना, कितना कम पानी, हम कहाँ पानी वेस्ट करते हैं, इसको बचाने के बारे में हमने विचार करना। ऐसे पर्यावरण के दिशा में हमने विचार करना। और एक सिविक सेंस है, नागरिक कर्तव्य है, उनका हमने अनुपालन करना, वो अपने जीवन में हमने अपने यहाँ पर धीरे धीरे उनको भी लागू करने का प्रयास करना।
और पांचवा है वो स्व का भाव, वो स्वदेशी का भाव। और इसलिए हमारे देश को स्वाधीनता तो मिल गई परंतु स्वतंत्र अभी भी नहीं आया। और इसलिए अपने जीवन में कुल मिलाकर जो करने के काम है उसमें अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन भजन, अपना भवन और अपना भ्रमण, ये करते समय हमारे सेल्फ फूड के बारे में हम विचार करते हैं, अपने स्व के बारे में हमारा विचार है कि नहीं, उसका हमारा स्वाभिमान है कि नहीं, उन बातों पर हम विचार करते हैं कि नहीं। अब हमने स्वतंत्र लाना है तो समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बात आनी चाहिए ना, इसके नाते हम विचार करते हैं क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों का हम विचार करते हैं। तो भाषा का भी कितना मोल है। तो अपने यहाँ के एक प्रोफेसर साहब का उदाहरण ध्यान में आता है। अपने यहाँ के एक प्रोफेसर साहब को जापान में पीएचडी करना, उनका जो विषय था वो विषय बड़ा रेयर था, कम था, बहुत कम उसके जो है पीएचडी करवाने वाले लोग थे, शायद 2-3 थे। जापान में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर जुम्बई। इनके मन में आया कि हमको जापान के प्रोफेसर जुम्बई के यहाँ जो है उनके अंडर में रहकर पीएचडी करना है। और इसलिए उन्होंने मेल इत्यादि कर जुम्बई से बातचीत कर अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने बातचीत ये तैयार करो, ये तैयार करो। पीएचडी करने के पहले कोई सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है, छोटा मोटा कुछ अपना तैयारी करके जाना पड़ता है। वो तैयारी कर हमारे प्रोफेसर साहब दिल्ली से वहां पर गए। दिल्ली से हमारे प्रोफेसर साहब जुम्बई साहब क्या गए होंगे जापान में, तो कौन सी भाषा में अपना सिनॉप्सिस तैयार करके गए होंगे? तो आप सब जानते हैं कौन सी भाषा में तैयार करके गए होंगे। वो अंग्रेजी में अपना थीसिस तैयार करके गए, सिनॉप्सिस तैयार करके गए थे। और वहां जाकर उन्होंने जुम्बई साहब को सारी बातें अपनी बताई। जुम्बई साहब थोड़ी देर सुनते रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, अगर आप मेरे को अंडर में पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको जापानीज में जो है और सारी ग्रंथ तैयार करना पड़ेगा। तो इनकी तो जमीन सरक गई। इन्हें कहा अरे बड़ा कठिन काम है। तो बोले सर आपको अगर करना है, मेरे पास एक सीट है पर मैं उसी को प्रेफर करूंगा जो जापानी भाषा में यहाँ पर मेरे साथ और करने के लिए तैयार होगा, उसी का मैं गाइड बनूंगा। अब मरता क्या ना करता। 6 महीने उन्होंने वहां रहकर जापानी भाषा बहुत अच्छी सीखी, जापानी में बहुत अच्छे फ्लुएंट बात करने की स्थिति में आ गई। सारा सिनॉप्सिस उन्होंने जापानी में तैयार किया। 6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट लेकर फिर जुम्बई साहब के पास गए और सारा अपना प्रेजेंटेशन उन्होंने जापानी भाषा में दिया। जितना फ्लुएंट उन्होंने जापानी भाषा में दिया उतना ही सारे क्रॉसिंग उन्होंने अंग्रेजी भाषा में उनसे करना शुरू किया। तो ये आश्चर्यचकित हो गए, बोले सर आप तो बहुत अच्छी अंग्रेजी जान रहे हैं, आप 6 महीने में अंग्रेजी सीख गए क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं अंग्रेजी पहले से जानता था। बोले क्या बात कर रहे हैं, आपने तो उस दिन कहा था कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं। मैं अंग्रेजी जानता था परंतु मैं चाहता था कि तुम्हारी थीसिस जो है वो जापानी भाषा में तैयार हो। मेरे देश के ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जापानी समझते हैं, बहुत कम हैं जो अंग्रेजी समझते हैं। मैं चाहता था तुम्हारी थीसिस का लाभ मेरे जापान के बच्चे तक पहुंचे, इसलिए मैंने तुमको कहा कि तुम जापानी सीखो, जापानी में थीसिस। एक प्रोफेसर ऐसा सोचता है, हम आराम सोचते हैं। उद्योग जगत का विचार करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है क्या कि एक को हम माउथ ऑर्गन बजाते हैं। बड़ा बड़ा उद्योग के क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए। मेरे को आश्चर्य हो गया कि माउथ ऑर्गन भारत की कंपनी नहीं बना पाती। माउथ ऑर्गन बनाने में कौन सा बड़ा काम है? माउथ ऑर्गन बनाती चाइना की कंपनी। बेस्ट अगर आपको माउथ ऑर्गन चाहिए है तो आपको चाइना से लाना पड़ेगा। भारत में बेस्ट माउथ ऑर्गन नहीं बनता है। अब ये हमारे उद्योगपतियों के लिए चैलेंज है कि नहीं? हम ये बात सोचते हैं। अब ये सेल्फ फूड का जो बात है ये हमारे ध्यान में आता है। हमारे एक स्वयंसेवक थे डॉक्टर जगमोहन गर्ग। जगमोहन गर्ग जो है वो बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनको ध्यान में आया कि पनडुब्बी में लगने वाला सारा वायर जो है ये भारत के बाहर से आता है। पनडुब्बी में जो सारा वायर लगता है, जो जापानी के जहाज है उसमें सारा जो इलेक्ट्रॉनिक वायर लगता है, इलेक्ट्रिक का वायर लगता है, उस पर जो कोटिंग लगती है वो विशेष प्रकार की कोटिंग चाहिए क्योंकि वो समुद्र के खारी पानी में आने का वो जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए वो कोटिंग का सारा मटेरियल जो है वो विदेशों से आता था। जगमोहन गर्ग हमारे वहां के संघ चालक थे, बाद में हमारे अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख भी थे। वो प्रचारक नहीं थे पर उनका जीवन जो है वो पूरा प्रचारक में था। उन्होंने तय किया, वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, उन्होंने तय किया कि ये सारा काम मैं शुरू करूंगा। आज सारे भारत में पनडुब्बी क्षेत्र में जाने वाला सारा वायर वो हमारे जगमोहन जी गर्ग के माध्यम से बनाई हुई फैक्ट्री के माध्यम से जाता है। तो ये सेल्फ फूड जो है ये हमारे मन में जगता है और इसलिए हमने इन मुद्दों पर जरा काम करने के बारे में विचार किया। ऐसे मुद्दों पर हमने काम करने के बारे में विचार करना। भारत, ये भारत कैसा भारत होना चाहिए? ये भारत ये एक निर्दोष भारत होना चाहिए।
भारत की समस्या और चुनौतियां हमारी समस्या है कि नहीं? वो एजुकेशन का विचार हम करते हैं तो हम आज एजुकेशन सेक्टर में बहुत टॉप पर भी आ गए। आज हमारी पहचान बहुत अच्छी भी है। हमारे यहाँ के IIM, यहाँ के हमारे मेडिकल के सेंटर, हमारे यहाँ एक समय 1000 हम मेडिकल के डॉक्टर हमारा सीट हुआ करता था, आज लाखों लाख की सीट हो गई हमारी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, परंतु एक पक्ष ऐसा है तो दूसरा पक्ष कैसा है? तो आज भी भारत का लिटरेसी रेट जो है वो 73 और 74% है। 72-73% भारत का साक्षर आदमी है। लिटरेसी मतलब जो अपना नाम रामलाल लिख लेता वो हमारे यहाँ साक्षर है। इस बिलो स्टैंडर्ड में आने के बाद जो है हम बोलते हैं कि हम जो है 73-74% आज भी है। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है वो जो आज भी शिक्षा के माध्यम में निरक्षर है। ये हमारे लिए चैलेंज है क्या? हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं क्या? क्या केवल नारा लगाने से काम चलेगा? ईच वन टीच वन, हम इस विषय पर कुछ सोचते हैं क्या? हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की स्थिति क्या है? हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय कैसा है? हम कहते हैं कि हमारे गांव के विद्यालय में जो है, हमारे विद्यालय में देश का भविष्य पलता है। देश का भविष्य वहां पर जो है वो पढ़ता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, संवर्धित होता है। मैं एक गांव में गया, उधर बस्तर के गांव के छोटे से विद्यालय में जब मैं गया तो वहां पर मुझे भैंसें बंधी हुई ध्यान में आई और अंदर तो बाड़े में बकरियां बंधी हुई थी। और बच्चे कहां थे? तो बच्चे थे नदारद। अब यह हमारा भविष्य है क्या? ये भविष्य विद्यालय में पढ़ रहा? तो हमारे आसपास के विद्यालयों के बारे में हम और आप विचार करते हैं क्या? क्या केवल सरकार और सरकारी शिक्षक ही विचार करेगा क्या? ऐसी भारत की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, उस पर हम काम करते हैं क्या? ये हमारे ध्यान में आता है क्या? आज भारत का विचार करते हैं तो करोड़ों करोड़ों भारत में ऐसे लोग हैं जो अपने आंखों से इस दुनिया को नहीं देख सकते। हमें से बहुत सारे यहाँ डॉक्टर हैं, उनको मालूम होगा कि अगर अपने को एक कॉर्निया मिल जाए तो एक कॉर्निया मिल जाए तो 2 लोग इस दुनिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज भारत में मरने वालों की संख्या करोड़ों में है और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको एक कॉर्निया मिल गया तो वो दुनिया को अपनी आंखों से देख सकेंगे कि दुनिया इतनी सुंदर। आप कल्पना करो जिनको आंखें नहीं है, मरने के बाद आंखें देने का अगर विषय आता है, आई डोनेशन का विषय आता है, तो हमारी साइकी क्या है? आज हमारे जैसे पढ़े लिखे आदमी की भी साइकी क्या है कि मरने के बाद अगर मैंने अपनी आंख दे दी तो अगले जन्म में मैं अंधा पैदा होऊंगा। और इसलिए हम तो साबूत जाना चाहते हैं, वन पीस में जाना चाहते हैं। घर के लोग विरोध करने लग जाते हैं। एक छोटा सा देश है हमारा पड़ोसी श्रीलंका दुनिया को आई एक्सपोर्ट करने वाला नंबर 1 का देश है। सारी दुनिया को आंखें देता है। आंखों से बहुत बड़ी इकोनॉमी श्रीलंका की चलती है। हर आदमी की मरने के बाद आंख जो है वो वहां पर डोनेट होती है। हर आदमी की आंख वहां दी जाती है। ये बात अलग है कि वहां पर आंख ये सरकार की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित है और इसलिए आप चाहो नहीं चाहो आपकी आंख निकाल ली जाएगी क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी वो चाइना की आंख बेचने से चलती है। क्या हमको भी ऐसा करना पड़ेगा? अब ये हमारा जागरण का विषय बनता है क्या? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इस पर हम काम करने के बारे में विचार करते हैं और इसलिए हम सब ने विचार करना है कि हम अपने अपने स्थान पर अच्छा भारत बनाना है यानी क्या करना है। तो हमने अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में विचार करना है कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे ठीक करना है। वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो रोजगार के क्षेत्र में, ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर हमारे काम करने की हमारी कोई यूनिट बनती है। हमारे मोहल्ले का विद्यालय कैसा है, जहां पर मैं रहता हूँ वहां का विद्यालय कैसा है, जिस कॉलोनी परिसर में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां कोई बेरोजगार लोग तो नहीं है। इनके बारे में हम कुछ करते हैं क्या? इनको हम करने के बारे में कुछ सोच सकते हैं? हमारी कोई टीम बन सकती है क्या? अपना जो है समाज परिवर्तन ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक सुखी समृद्ध हमारा। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है वो करने का काम क्या है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी एक ओथ होती है, एक वहां पर प्रतिज्ञा होती है। उस प्रतिज्ञा में अपने स्वयंसेवक प्रतिज्ञा में क्या बोलते हैं? हमने आरएसएस बढ़ाने की प्रतिज्ञा नहीं ली है कि हमको आरएसएस बढ़ाना, आरएसएस नंबर 1 करना, ऐसा नहीं। तो हम अपनी प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं? तो हम अपनी प्रतिज्ञा में कहते हैं कि हम संघ के स्वयंसेवक घटक क्यों बने? हम कहते हैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का
स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य। ये सर्वांगीण उन्नति जो है ये करना है, ये समाज परिवर्तन हमने करना है। ये कैसे होगा? हर मोहल्ला बस्ती जो है ये हमने गोद लेना पड़ेगा, हर गांव जो है हमने कुछ लोगों ने मिलकर गोद लेना और वहां की प्रॉब्लम्स जो है उसको निकालना, उसको शॉर्ट आउट करना, उसको हमने एक लॉजिकल एंड पर ले जाने का हम काम करते हैं। वो कटनी नगर में वहां के समाज के सज्जन शक्ति के लोग वहां हमारे कार्यकर्ता कुछ बहनों ने मिलकर तय किया कि कटनी जिले में कोई भी बच्चा, ये कुपोषित बच्चा नहीं रहना चाहिए। एक 2200 बच्चों को उन्होंने कुपोषण से मुक्त कर दिया। समाज के लोगों ने सहयोग किया, बहनों ने बच्चों को गोद लिया, एक बच्चे को एक बहन ने जो है 3-3, 4-4 बच्चों को गोद लिया। पहले तो पैसा लिया केवल, और पैसा लेकर जो है वो बच्चों को दे दिया, बच्चों के घर में दे दिया, किट दे दी। तो कुछ सोयाबीन की बड़ी है, कुछ दालें हैं, कुछ और प्रोटीन्स हैं, कुछ इस प्रकार के पाउडर हैं, कुछ बिस्किट्स हैं, ऐसी किट बनाकर, एक महीने भर की किट बनाकर बच्चे के घर में दे दी। वो बच्चे की माँ जो है वो मजदूरन है, वो मजदूरी के लिए जाती है, पिता जो है वो दारू पीकर पड़ा रहता है। एक 2-4-6 दिन बाद बहन गई उस घर में जाने के लिए कि बच्चे की हालत क्या है, तो ध्यान में आया कि सारा का सारा पैकेट 5 दिन में परिवार ने मिलके खा लिया। अब ध्यान में ऐसे काम नहीं बनने वाला, तो एक परिवार में जाकर अपने हाथ से बच्चे को खिलाना। अपने परिवार के सम्रांत परिवार की माताओं बहनों ने 4-4, 5-5 बच्चों को गोद लिया, हर दिन निकलना, बच्चों को जाना खिलाना, ये छोटी छोटी बातें करने का प्रयास किया। एक 2200 बच्चे जो हैं वो कुपोषण की सीमा से बाहर निकल कर। ऐसा अपने यहाँ पर जरा हमने विचार करते हुए कुछ कामों का विचार किया है क्या? ऐसे कामों में समाज की सज्जन शक्ति ने हमने विचार करना और इस प्रकार का एक श्रेष्ठ भारत बनाने के बारे में हमने विचार, और इसलिए आने वाले 2047 का भारत कैसा रहेगा, सारी दुनिया का हमको अगर संरक्षण करना है, सारी दुनिया को हमने श्रेष्ठता की दिशा में लाना है, तो हमने भारत को बचाना पड़ेगा। और भारत को बचाना है तो भारत के संस्कृति, भारत के मूल्यों को हमको बचाना पड़ेगा। और वो बचाना है तो हमने अपने को इस विषयों पर आग्रह के साथ इन मूल्यों पर, इन बातों को करने का प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए 2047 का भारत कैसा भारत बनेगा, इसका हम सब ने संकल्प लेना, इसके लिए कुछ करने का विचार। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मेरी भविष्य में कोई रुचि भी नहीं, परंतु मैं अपने अंतःचक्षुओं से स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि ये जगत माता, भारत माता अपने विराट सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने अभय करों से सारी दुनिया का मार्गदर्शन करती। बंधुओं, भाइयों और बहनों, वो समय सन्निकट आ गया। नियति ने भारत को श्रेष्ठ बनाने का गुरुतर दायित्व हमारे और आपके कंधे पर दिया, और इसलिए हम सब ने इस प्रकार का मनोभाव जागृत मन में धारण कर समाज की सज्जन शक्ति ने एक श्रेष्ठ समाज, एक दिग्विजयी समाज, एक समरस समाज, एक निर्दोष, एक स्पॉटलेस समाज बनाने की दिशा में हम सब प्रयासशील होंगे, हम सब प्रयत्न करेंगे। अपनी शक्ति बुद्धि, अपना तन मन धन इस काम के लिए लगाने के बारे में हम सब इस प्रकार का भाव लेकर इस प्रकार अपने कार्य क्षेत्र में हम सब जुटेंगे। आप सबने बुलाया, धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आपका करबद्ध आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ये हमारे सौभाग्य का विषय है कि वंदे मातरम के इस साल 150 साल पूरे हो रहे हैं। हम अभी वंदे मातरम के पूर्ण उसका गायन करेंगे, उसके बाद होटल में अल्पाहार की व्यवस्था है। वंदे